अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 बायो एनर्जेटिक्स। ये लेक्चर नंबर 9 है इस चैप्टर का, जिसके अंदर हमने मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस के पार्ट 4 को कवर करना है। पार्ट 4 के अंदर हमने लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन को पढ़ना है, जिसको डार्क रिएक्शन भी कहते हैं, कैल्विन साइकिल भी कहते हैं, C3 पाथवे भी कहते हैं। सारे नाम इसी के हैं। लेकिन उससे पहले कहूँगा चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना है, फ्रेंड्स और फेलोज के साथ लाजमी शेयर करें। लेक्चर का आगाज़ करते हुए सबसे पहले हम कैल्विन साइकिल को, डार्क रिएक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। बेटा कैल्विन साइकिल में एक रिएक्शन नहीं, दो नहीं, बल्कि एक सीरीज ऑफ रिएक्शन है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं साइक्लिक सीरीज ऑफ रिएक्शंस। बार बार होने वाले रिएक्शंस की एक सीरीज, जिनको कैटलाइज करते हैं एंजाइम्स। जारी बात है ये सारी रिएक्शंस खुद से तो होने नहीं वाले, तो इनको कैटलाइज करने वाले जो हैं एंजाइम्स मौजूद हैं। तो साइक्लिक सीरीज ऑफ रिएक्शंस दैट आर कैटलाइज्ड बाय एंजाइम्स। और इसमें होता क्या है, इसमें कार्बन फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स्ड and that is reduced, resulting in synthesis of a sugar molecule। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होगी, रिड्यूस होगी और एक शुगर मॉलिक्यूल बनेगा। इस सारे हिस्से को, इस फेज को हम नाम देते हैं बेटा डार्क रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, या इसको कैल्विन साइकिल कहते हैं। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन की एडिंग है। कैल्विन साइकिल को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं हम डिफाइन करने के बाद। तो सबसे पहले इसकी अकरेंस, कैल्विन साइकिल बेटा डे टाइम पे होता है। अब बहुत सारे बच्चे समझते हैं अच्छा इसका चूंकि नाम डार्क रिएक्शंस है तो इसको रात के वक्त होना चाहिए, ऐसा नहीं है। कैल्विन साइकिल डार्क रिएक्शन डे टाइम पे होंगे। क्यों बेटा है कि इसलिए कि इनके होने के लिए एटीपी और NADPH चाहिए। जब तक एटीपी और NADPH अवेलेबल है, कैल्विन साइकिल भी चलता रहेगा, डार्क रिएक्शन भी होते रहेंगे। अब एटीपी और NADPH बनते हैं लाइट रिएक्शंस में। लाइट रिएक्शन डे टाइम पे है, डे टाइम पे एटीपी और NADPH बनेंगे और डे टाइम पे ही फिर कैल्विन साइकिल डार्क रिएक्शन भी हो सकेगा। और जहाँ तक बात लाइट की रिक्वायरमेंट है, तो ये जो कैल्विन साइकिल है, अगर आप एटीपी दे दें, NADPH अबंडेंट दे दें, एटीपी ठीक ठाक मौजूद हो, तो फिर लाइट चली भी जाए, अंधेरा भी हो जाए, तो भी कैल्विन साइकिल जो है वो चल सकता है। तो इट कैन अकर इन द एब्सेंस एज वेल एज इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। इनपुट्स देखें तो लाइट रिएक्शन में बनने वाला एटीपी, NADPH और एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीन चीज़ें एज ए इनपुट हैं। अब प्रोसेस क्या चलता है इसके ऊपर, तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड इस डार्क रिएक्शन में होना है उसमें रिड्यूस, और इसकी रिडक्शन के लिए NADPH से हाइड्रोजन इस्तेमाल होंगे और ATP से एनर्जी और फास्फेट ग्रुप यूज़ होंगे और अल्टीमेटली एक शुगर मालिक्यूल सिंथेसाइज किया जाएगा। आउटपुट में बेटा वही शुगर मालिक्यूल है जो कि 3 कार्बन होता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है। 3 कार्बन सिंपल शुगर जो है मोनोसेक्राइड्स में, उसको ट्राइओज कहते हैं। तो एक ट्राइओज बनता है जिसका नाम है ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट। ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट को शॉर्ट में G3P लिखेंगे हम बेटा। इसी का दूसरा नाम, जो कैल्विन साइकिल डार्क रिएक्शन है बेटा, इसको C3 पाथवे भी कहते हैं, और इसका दूसरा नाम C3 पाथवे है। तो जिन प्लांट्स में ये होगा उन प्लांट्स को बेटा हम C3 प्लांट्स का नाम देंगे। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनमें C3 होने के साथ साथ C4 पाथवे भी चलता है, उन प्लांट्स को फिर हम C4 प्लांट्स कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि डार्क रिएक्शंस की बेस पे आप प्लांट्स को 2 कैटेगरीज में प्लेस कर सकते हैं, C3 प्लांट्स और C4 प्लांट्स। लास्ट के ऊपर पॉइंट है डिस्कवरी का। तो बेटा कैल्विन साइकिल डार्क रिएक्शंस को डिस्कवर किया मेल्विन कैल्विन और उनके साथियों ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, जिसकी बुनियाद पे कैल्विन को नोबेल प्राइज दिया गया 1961 में। अब मूव करते हैं मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो कि फेजेस ऑफ कैल्विन साइकिल है। बड़ा MCQs के लिए याद रखिएगा कि 3 फेजेस हैं कैल्विन साइकिल के: कार्बन फिक्सेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर, जिसका नाम राइबोलोज बिसफॉस्फेट है। इसका जिक्र डिटेल से चलता रहेगा। अब हमारा काम है कि बारी बारी इन तीनों फेजेस को डिटेल से पढ़ें। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फेज से, दैट इज़ द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। अब कार्बन डाइऑक्साइड बेटा कैल्विन साइकिल में इंटर होगी और ये हिस्सा बन जाएगी एक ऑर्गेनिक मटेरियल का, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जिसका नाम है राइबोलोज बिसफॉस्फेट। ये 5 कार्बन शुगर है जो पहले से मौजूद है
कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ जाके बाइंड करेगा। तो कैल्विन साइकिल का फिर आगाज कहाँ से हुआ? कार्बन साइकिल का आगाज हुआ कि जब एक मॉलिक्यूल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है राइबोलोज बिसफास्फेट के साथ, RUBP, राइबोलोज बिसफास्फेट। बिस का मतलब होता है 2, फास्फेट का मतलब है फास्फेट ग्रुप्स, तो 2 फास्फेट लगे हैं किसके साथ भाई? राइबोलोज के साथ, जो कि एक 5 कार्बन शुगर है। अब ये जो राइबोलोज बिसफास्फेट है बेटा, ये हाईली रिएक्टिव शुगर है और ये फास्फोरिलेटेड है। फास्फोरिलेटेड का मतलब इसके साथ फास्फेट लगे हैं, नाम में है ना, नाम में राइबोलोज बिसफास्फेट, 2 फास्फेट ग्रुप लगे हैं और इसके अंदर 5 कार्बन मौजूद हैं। ये 5 कार्बन शुगर है। फिर बेटा जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है यानी RUBP, ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इस काबिल है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड से उसके साथ कंबाइन कर सके, उसे रिसीव कर सके, इसलिए इसको कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर का नाम देते हैं हम। बेटा ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का इस राइबोलोज बिसफास्फेट के साथ कंबाइन होना है, ये ऐसे ही नहीं हो जाता, इसके पीछे एक एंजाइम मौजूद है। उस एंजाइम का फिर नाम इसी तरह है जिस तरह का उसका काम है। उस एंजाइम को कहते हैं राइबोलोज बिसफास्फेट कार्बोक्सिलेज। ये पूरा एंजाइम है, नाम याद रखना है, पेपर में बेटा पूछा जाता है। राइबोलोज बिसफास्फेट ये तो हो गया शुगर, और उसके साथ कार्बोक्सिलेज आएगा तो ये पूरा एंजाइम का नाम बनेगा राइबोलोज बिसफास्फेट कार्बोक्सिलेज। बेटा कार्बोक्सिलेजेस उन एंजाइम्स को कहते हैं जो कार्बोक्सिलेशन का काम करते हैं। कार्बोक्सिलेशन क्या है? एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो एंजाइम है राइबोलोज बिसफास्फेट, ये यही तो काम कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को 5 कार्बन शुगर में इनकॉर्पोरेट करता है, उसके साथ कंबाइन करता है, लिहाजा अपने फंक्शन के हिसाब से ये कार्बोक्सिलेज है। और ये इसका जो सबस्ट्रेट है वो राइबोलोज बिसफास्फेट है। तो राइबोलोज बिसफास्फेट कार्बोक्सिलेज उसको कंबाइन करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। इसको शॉर्ट करके राइबोलोज बिसफास्फेट कार्बोक्सिलेट को शॉर्ट करके बेटा हम रुबिस्को भी कहते हैं। रुबिस्को तो इसकी शॉर्ट फॉर्म है। रुबिस्को चूंकि एंजाइम है तो बेटा इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन। एंजाइम है ना, प्रोटीन से बना है, तो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है क्लोरोप्लास्ट में। और सिर्फ इतना ही नहीं, प्रोबेबली ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है ऑन अर्थ, क्योंकि फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स जिनके पास क्लोरोप्लास्ट है वो न सिर्फ आपको लैंड में मिलते हैं बल्कि वो एक्वेटिक जो इकोसिस्टम्स हैं उनमें भी डोमिनेट हैं, सबसे ज़्यादा हैं। तो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन जो है वो फिर ऑन अर्थ रुबिस्को ही है। अब ये जो रुबिस्को है, इस एंजाइम ने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को 5 कार्बन शुगर के साथ जोड़ दिया, तो एक रिजल्ट बना ना, एक प्रोडक्ट बनी। वो जो प्रोडक्ट बन रही है ना बेटा, वो ठहर नहीं सकती, वो हाईली अनस्टेबल प्रोडक्ट है। लेकिन हाईली अनस्टेबल प्रोडक्ट है, उसमें जो कार्बन मौजूद हैं वो 6 कार्बन मौजूद हैं। क्यों वो 6 कार्बन प्रोडक्ट है? 5 कार्बन तो हो गए शुगर के, 1 कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड का, दोनों मिले हैं तो टोटल कितने कार्बन हुए? 6। तो वो जो प्रोडक्ट बन रही है वो 6 कार्बन है, हाईली अनस्टेबल है, इंटरमीडिएट है कि उसने ठहरना नहीं है, शॉर्ट लिव्ड है, उसने फ़ौरन ब्रेक हो जाना है। तो एज इट एग्जिस्ट फॉर सच ए शॉर्ट टाइम, बहुत ही थोड़े टाइम के लिए एग्जिस्ट करती है। टाइम इतना थोड़ा है कि आप इसे आइसोलेट नहीं कर सकते, बहुत थोड़े टाइम के लिए बनेगी फिर टूट जाएगी, नई चीज़ बन जाएगी, इंटरमीडिएट है, 6 कार्बन प्रोडक्ट है, किसके मिलने से बन रही है? 5 कार्बन शुगर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और ये इमीडिएटली ये ब्रेक हो जाएगा, 6 कार्बन जो प्रोडक्ट बना, मॉलिक्यूल बना, ये फ़ौरन टूट जाएगा। और इसके टूटने से जो बेटा कंपाउंड बनता है उसमें 3 कार्बन होते हैं, तो 3 कार्बन कंपाउंड बनेगा। और पता है इसके टूटने से 3 कार्बन जो कंपाउंड बन रहा है उसका क्या नाम है? दैट इज़ नोन एज 3-फॉस्फोग्लाइसरेट। 3-फॉस्फोग्लाइसरेट, और इसको आप फास्फोरोग्लाइसरिक एसिड भी कह सकते हैं। इसके कार्बन नंबर 3 के ऊपर फास्फेट लगा होता है, लिहाजा 3, और फिर PGA, 3PGA। तो ये जो 3 आया है, अगरचे इसमें 3 कार्बन है, लेकिन ये 3 इसलिए नहीं आया कि इसमें 3 कार्बन है। ये 3 जो है ना बेटा फास्फेट ग्रुप की पोजीशन को इंडिकेट करता है।
तो कार्बन नंबर 3 पे फास्फेट लगा है, तो 3 फास्फोग्लाइसरिक एसिड है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में 3PGA कहते हैं, और ये 3 कार्बन कंपाउंड है। चले आप डायग्राम में चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि जितना हमने पढ़ा क्या डायग्राम में नज़र आता है। ये देखिए बेटा, यहाँ पे ये रहा 5 कार्बन शुगर जो कि कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है, नाम है इसका राइबोलोज बिसफास्फेट, और ये रहा कार्बन डाइऑक्साइड। अब बेटा जो राइबोलोज है ये कंबाइन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और एक टेम्परेरी 6 कार्बन कंपाउंड बन रहा है, शॉर्ट लिव्ड। ये रहा वो 6 कार्बन कंपाउंड। अगर गौर करें तो कार्बन का बेटा ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन है डॉट से सर्कल से रिप्रेजेंट किया गया है। इधर देखें ये 5 है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का ये वाला सर्कल आपको यहाँ पे ऐड हुआ मिलता है। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे कंबाइन हो चुका। ये जो कंपाउंड बना है ये शॉर्ट लिव्ड है, इंटरमीडिएट है, इसने फौरन टूट जाना है कंपाउंड के अंदर। और जो नया कंपाउंड बन रहा है उसमें 3 कार्बन है, उसका नाम है 3 फास्फोग्लाइसरेट। ये रहा वो 3 कार्बन कंपाउंड। जी बेटा, अब पीछे एक चीज़ बची है, वो है नंबर्स का। ये 7 इधर एक 3 नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भी 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 आ गए। ये नंबर का क्या चक्कर है? तो ज़रा देखते हैं। अगर आप इस पूरे कैल्विन साइकिल को देखें ना, तो इस पूरे कैल्विन साइकिल में अल्टीमेट एक चीज़ जो बाहर आ रही है वो आउटपुट है, और वो आउटपुट है बेटा 3 कार्बन शुगर। गौर कीजिएगा इस बात पे, पूरे कैल्विन साइकिल जो चीज़ बाहर निकल रही है एज ए आउटपुट वो 3 कार्बन शुगर है। कैल्विन साइकिल एक शुगर बना के दे रहा है, उस शुगर में 3 कार्बन मौजूद हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस 3 कार्बन शुगर को बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। अब कार्बन डाइऑक्साइड के फार्मूले को देखें आप, तो उसमें तो एक कार्बन है, एक कार्बन है। हमें जो कंपाउंड बनाना है उसमें होने चाहिए 3 कार्बन। तो बेटा अगर जो बनने वाला कंपाउंड है उसमें 3 कार्बन मौजूद हैं, तो इसके लिए एक कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी नहीं है, एक और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। यहाँ 2 हो गए, अब भी एक कार्बन की कमी है, तो अब एक और कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है। तो बेटा देखिए 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मालिक्यूल इस्तेमाल होंगे तब जाके ये एक कंपाउंड बनेगा 3 कार्बन शुगर, एक कार्बन दूसरा तीसरा, तब जाके ये एक मालिक्यूल बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि कैल्विन साइकिल में जिन कार्बन डाइऑक्साइड ने इंटर होना है वो एक मालिक्यूल नहीं बल्कि 3 मालिक्यूल्स होने चाहिए। अब ज़रा स्टार्ट में देखें तो आप ये कार्बन डाइऑक्साइड, उसके साथ ये नंबर 3 लिखा हुआ है, तो ये 3 इंडिकेट कर रहा है कि 3 मालिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंटर इन कैल्विन साइकिल। समझ आ गई आपकी बात? अब राइबोलोज बिसफास्फेट के साथ 3 क्यों लिखा है, तो ये ज़रा समझिए। राइबोलोज है 5 कार्बन कंपाउंड जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव कर रहा है। हमने देखा कि 3 कार्बन डाइऑक्साइड जाएंगे, एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए बेटा एक एक्सेप्टर, 5 कार्बन एक्सेप्टर, तो दूसरे कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एक और 5 कार्बन एक्सेप्टर चाहिए। इसी तरह से जो थर्ड मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है उसके लिए एक थर्ड एक्सेप्टर चाहिए, 5 कार्बन एक्सेप्टर। तो अगर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंटर हो रहे हैं तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर रिक्वायर्ड हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो बेटा जो राइबोलोज बिसफास्फेट है उसको भी किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। आई होप कि ये यहाँ तक जो नंबरिंग है वो आपको समझ आ गई होगी। अब जो नंबरिंग का सिलसिला है आगे उसको ज़रा देखते हैं। अब ये कम्बिनेशन देखें, मैं यहाँ पे इसको इरेज कर देता हूँ और ये कम्बिनेशन देखते हैं 6 कार्बन कंपाउंड कितने बनने चाहिए। ये कार्बन आ गया कार्बन डाइऑक्साइड का ये, तो अभी मैंने आपको समझाया कि 3 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 3 5 कार्बन एक्सेप्टर चाहिए, तो ये आपस में जुड़ गए और इनके जुड़ने से यहाँ पे बना एक 6 कार्बन कंपाउंड, ये बन गया टेम्परेरी शॉर्ट लिव। इधर भी इस कम्बिनेशन से एक 6 कार्बन कंपाउंड बना, दैट इज़ द टेम्परेरी एंड शॉर्ट लिव्ड, एक ही नेचर का। यहाँ पे भी इनके जुड़ने से एक और 6 कार्बन कंपाउंड बन गया जो कि टेम्परेरी शॉर्ट लिव्ड है। तो ये टेम्परेरी शॉर्ट लिव्ड मॉलिक्यूल्स जो बन रहे हैं कंपाउंड के, कितने बन रहे हैं बेटा, 3 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे देखें शॉर्ट लिव्ड, इंटरमीडिएट, टेम्परेरी,
मालिक्यूल के साथ क्या मल्टीप्लाई किया गया, 3, ताकि ये 3 बन रहे हैं, बैलेंस हो गए। समझ आ गई आपको। अब आप देखिए यहाँ पे ये जो टेम्परेरी मालिक्यूल्स बने हैं 6 कार्बन कंपाउंड्स इंटरमीडिएट है, इन्हें ब्रेक होना है, स्प्लिट होना है, शॉर्ट लिव्ड है, हाई अनस्टेबल है। इनकी स्प्लिटिंग से बन रहा है 3 कार्बन कंपाउंड 3,5-ग्लाइसरेट, 3 कार्बन वाला। और ये कितने बन रहे हैं, 6। तो ज़रा इस पॉइंट को देखें, यहाँ पे मैं 6 लाइंस लगा देता हूँ, सॉरी पहले ऊपर 6 तो बाद में रिजल्ट निकलेगा ना। ये देखें कि हमारे पास ये जो 6 कार्बन कंपाउंड बने हैं, ये कितने बने हैं, 6 कार्बन कंपाउंड 3 बने ना टेम्परेरी, तो 3 लाइंस लगाता हूँ। 1 लाइन एक कार्बन, एक C6 के लिए, दूसरी लाइन दूसरे C6 के लिए, तीसरी लाइन तीसरे C6 के लिए। तो ये 3 लाइंस रिप्रेजेंट कर रही हैं 6 कार्बन टेम्परेरी शॉर्ट लिव्ड अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स को। अब मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने होना है ब्रेक, इन्होंने टूटना है, स्प्लिट होना है। तो अगर इनको यहाँ से कट कर दिया जाए तीनों को, तो अब देखें ये लाइन टूट के यहाँ पे 2 हिस्से में, ये लाइन टूट के 2 हिस्से में, ये लाइन टूट के 2 हिस्सों में। तो वो जो 6 कार्बन कंपाउंड थे वो टूट गए, ब्रेक हो गए, स्प्लिट हो गए इनटू 3 कार्बन कंपाउंड्स। लेकिन वो कितने बने हैं, ये शॉर्ट लाइंस गिन लें, 1 2 3, ये 4 5 एंड 6। तो जो 3 कार्बन कंपाउंड्स बन रहे हैं वो 6 बन रहे हैं। तो यहाँ पे देखें 3 कार्बन कंपाउंड के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई किया, 6। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। नोट्स में चलते हैं वापस और बात को आगे बढ़ा के लेके चलते हैं। ये वही केल्विन साइकिल का ये जो पहला पार्ट है ना, ये देखें कि ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है, इसके साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन हो रहा है, ये शॉर्ट लिव्ड इंटरमीडिएट और फिर 3 फास्फोग्लाइसरेट बना। इसी पार्ट को मैंने कट करके यहाँ इक्वेशन की फॉर्म में भी शो कर दी है। तो अब इस पर मैं मज़ीद टाइम नहीं लगाता, एक्सप्लेन कर चुका, बात आगे बढ़ाते हैं। बेटा जो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है, वो कार्बन पहले कार्बन डाइऑक्साइड का हिस्सा था। CO2 जब अलग थी तो कार्बन वाज प्रेजेंट इन कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन वही कार्बन डाइऑक्साइड जब जुड़ गई है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ, तो वो कार्बन जो कार्बन डाइऑक्साइड का अब एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का हिस्सा बन गया है। इसका मतलब है कि कार्बन जो है एक और मॉलिक्यूल में जुड़ गई, फिक्स हो गई, और इसीलिए इस फेज को हम कार्बन फिक्सेशन का नाम देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन भी इसे आप कह सकते हैं। इसके नतीजे में फर्स्ट स्टेबल जो कंपाउंड बना था, क्योंकि पहले तो बना ना 6 कार्बन कंपाउंड, वो टूट गया, अनस्टेबल था, लेकिन उसके बाद ये बना है एक स्टेबल कंपाउंड जो 3 कार्बन है, 3 फास्फोग्लाइसरेट। तो ये पहला वो कंपाउंड है जो स्टेबल है, जो केल्विन साइकिल में स्टेबल बन रहा है। तो जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बन रहा है केल्विन साइकिल में, वो एक 3 कार्बन कंपाउंड है, उसका नाम 3PGA है, 3 फास्फोग्लाइसरिक एसिड है। तो ये जो 3PGA है बेटा, ये चूँकि 3 कार्बन है और ये पहला स्टेबल कंपाउंड है, इसलिए केल्विन साइकिल को C3 पाथवे कहते हैं। C3 कार्बन वाला कंपाउंड स्टेबल जो पहला है और केल्विन साइकिल में बन रहा है। आई होप कि फर्स्ट फेज आपको अच्छी तरह से समझ आ गया हो केल्विन साइकिल का। सेकंड फेज के ऊपर चलते हैं बच्चों, जो कि रिडक्शन का फेज है। अब ये जो रिडक्शन का फेज है ये होगा 2 स्टेप्स में। तो पहले है क्या, पिछला पार्ट क्या था उसके ऊपर हमें गौर करना पड़ेगा। ये डायग्राम पहले मैं इसको इरेज कर दूं ताकि तमाम चीज़ें आपको आगे भी अच्छी तरह से क्लैरिटी के साथ नज़र आए। तो इसको हम कर देते हैं इरेज, ये हो गया साफ। अब हमने बात पिछले स्टेप में कहाँ छोड़ी, हमने कहा कि ये 3 फास्फोग्लाइसरेट ये मॉलिक्यूल बन चुका है, और ये एक नहीं बना, ये कितने बने हैं, 6। यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया। अब ये जो 3 फास्फोग्लाइसरेट है बेटा, गौर करें तो इसके कार्बन नंबर 3 के ऊपर फास्फेट लगा हुआ है। ये देखिए, ये कार्बन नंबर, ये रहा कार्बन नंबर 3, उसके साथ लगा हुआ फास्फेट, तभी तो इसको 3 फास्फोग्लाइसरेट का कार्बन 3 पे फास्फेट है। अब होना क्या है कि इसके कार्बन नंबर 1 के ऊपर भी फास्फेट लगाना है। जो पहला स्टेप है रिडक्शन में जो पहला स्टेप है उसमें कार्बन 1 पे भी एक फास्फेट लगाना है। तो जब कार्बन 1 के ऊपर भी फास्फेट लग जाएगा तो ये अब कहलाएगा 1,3 बिस फास्फोग्लाइसरेट। ये देखें कार्बन नंबर 1 के साथ भी अब यहाँ पे एक फास्फेट ग्रुप लग चुका। ये फास्फेट तो पहले ही यहाँ पे मौजूद था, लेकिन 1 पे भी अब आ चुका। 2 फास्फेट आ गए ना, तो नाम आ गया बिस। एक लगा है फास्फेट 1 पे, एक लगा है 3 पे, तो 1,3 बिस। अब है क्या,
ग्लाइसरेट है तो 1,3 बिसफास्फोग्लाइसरेट। अब पीछे अगर ये 6 मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं तो आगे भी कितने होंगे 6 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि कुछ और काम तो हो नहीं रहा, इतने ही काम और हो रहा है कि हम साथ फास्फेट ग्रुप एक और अटैच कर रहे हैं, एक पहले लगा हुआ था एक और लगा दिया। तो अगर पीछे 6 मॉलिक्यूल्स हैं तो आगे भी फिर 6 मॉलिक्यूल्स ही होंगे। तो ये देखिए 6 मॉलिक्यूल्स बने हैं 1,3 बिसफास्फोग्लाइसरेट के। अब बेटा एक मॉलिक्यूल के साथ एक फास्फेट लगाना है तो एक फास्फेट ग्रुप चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 6 ये मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं तो हमें 6 फास्फेट ग्रुप्स चाहिए। अब ये 6 फास्फेट ग्रुप आने कहाँ से हैं, ये आने हैं ATP से। तो एक फास्फेट ग्रुप एक ATP से मिलेगा, तो 6 फास्फेट ग्रुप रिक्वायर्ड हैं, तो 6 ATPs की भी ज़रूरत है। तो 6 ATPs यहाँ पे इस्तेमाल होंगे। ये बात MCQs में पूछी जाती है, इंटी टेस्ट में भी, बोर्ड के पेपर में भी। तो 6 ATP के मालिक्यूल 6 फास्फेट ग्रुप देंगे, वो 6 फास्फोग्लाइसरेट 3 फास्फोग्लाइसरेट को कन्वर्ट कर देंगे 6,1,3 बिसफास्फोग्लाइसरेट के अंदर। यही चीज़ यहाँ पे पहले स्टेप में लिखी हुई है कि पहला स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ 1,3 बिसफास्फोग्लाइसरेट। तो एक मालिक्यूल जो 3 PG का है वो एक एडिशनल फास्फेट लेगा एक ATP से। रिजल्ट क्या होगा, 1,3 बिसफास्फोग्लाइसरेट, शॉर्ट फॉर्म में 1,3 बिस PGA भी कह सकते हैं। ये नीचे वहीं कैल्विन साइकिल से पार्ट मैंने कट करके यहाँ पे इक्वेशन की फॉर्म में शो कर दिया है, वही चीज़ है। तो ये देखें 3 फास्फोग्लाइसरेट, इसका ये P खाली है, लेकिन इधर इस P के साथ इस कार्बन के साथ, पहले कार्बन के साथ यहाँ पे P लग चुका है, तो ये बन चुका 1,3। और ये P आया कहाँ से, ये ATP से आया है। तो अगर ये हमारे पास 6 मॉलिक्यूल हैं तो 6 ATP चाहिए और उससे 6 1,3 बिसफास्फोग्लाइसरेट बनेंगे। सेकंड स्टेप में बेटा इसको रिड्यूस करना है। रिड्यूस करके हमने इसको एक नए कंपाउंड में कन्वर्ट करना है जो कि ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट है। अब देखिए ना, अभी ये हमारे पास ये 1,3 बिसफास्फोग्लाइसरेट ये कंपाउंड है। अगले स्टेप में बेटा इसको एक नए कंपाउंड में कन्वर्ट करना है, दैट इज G3P, ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट। अब ये कन्वर्जन कैसे होगी, इस कन्वर्जन में, इस रिएक्शन में दो काम हो रहे हैं। एक तो चूंकि हम इसको रिड्यूस कर रहे हैं ना, तो रिडक्शन में हाइड्रोजन देने पड़ेंगे, और वो हाइड्रोजन कहाँ से आएंगे बेटा, वो NADPH से आएंगे। NADPH जो लाइट रिएक्शन में बना है वो अपने हाइड्रोजन देगा बेटा, तो एरो इनवर्ड लगाया तो हाइड्रोजन आ गए NADPH से। लेकिन बेटा यहाँ पे जो फास्फेट लगे हुए ना, तो ये जो फास्फेट लगा हुआ है कार्बन नंबर 1 पे, ये फास्फेट अलग हो जाएगा, ये फास्फेट यहाँ से निकाल दिया जाएगा। मतलब दो काम हो रहे हैं यहाँ पे, जो फास्फेट है उसको हटाया और हाइड्रोजन जो हैं वो ऐड किए, तो हमारा ये बन गया G3P। यही चीज़ आपको आगे नोट्स में भी लिखी हुई मिल रही है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट G3P। तो 1,3 बिसफास्फोग्लाइसरेट है, रिड्यूस होगा, रिड्यूस होके बनेगा क्या, ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट। अब रिडक्शन होगी कैसे, हाइड्रोजन आएंगे NADPH से। अच्छा क्या खाली इतना ही हो रहा है, नहीं, एक और काम भी हो रहा है कि जो 1,3 बिसफास्फोग्लाइसरेट है उससे एक फास्फेट ग्रुप भी अलग हो रहा है। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन दिस प्रोसेस a phosphate group from 1,3 बिसफास्फोग्लाइसरेट मॉलिक्यूल इज गिवन ऑफ, एक फास्फेट अलग हो जाता है, रिलीज हो जाता है, उसको रिमूव कर दिया जाता है। नीचे इक्वेशन में देखें ना, ये रहा 1,3 बिसफास्फोग्लाइसरेट और ये इधर रहा बेटा ग्लाइसरल्डिहाइड G3P, ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट। गौर कीजिए, इधर कार्बन नंबर 1 के ऊपर ये फास्फेट ग्रुप मौजूद है, इधर कार्बन नंबर 1 के ऊपर कोई फास्फेट नहीं है। तो यहाँ अगर 6 मॉलिक्यूल हैं, एक मॉलिक्यूल से एक फास्फेट अलग हो तो 6 मॉलिक्यूल से 6 फास्फेट अलग हो जाएंगे। फिर एक बात ये होगी, तो दूसरा 6 मॉलिक्यूल्स हैं, 6 मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोजन दे के रिड्यूस करना है, तो 6 मॉलिक्यूल्स को रिड्यूस करना है तो बेटा 6 NADPH यहाँ पे यूज़ होंगे। 6 मॉलिक्यूल्स को रिड्यूस करने के लिए 6 NADPH इस्तेमाल हुए, तो H तो चले गए यहाँ पे 1,3 बिसफास्फोग्लाइसरेट को, तो पीछे 6 NADP प्लस बच जाएंगे। तो इन दोनों एक्टिविटीज़ के नतीजे में रिमूवल ऑफ फास्फेट ग्रुप एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हमारे पास एक नया कंपाउंड बन जाएगा
ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट। जाके साइक्लिक प्रोसेस में दिखाएं तो यहाँ पे देखें हम एटीपी ऐड कर चुके, 1,3 बिस फास्फोग्लाइसरेट बन चुका, ये 1,3 बिस फास्फोग्लाइसरेट। आगे इसकी रिडक्शन हो रही है तो देखें 6 NADPH जो आ रहे हैं वो अपने हाइड्रोजन दे रहे हैं और साथ ही इसमें से 6 फास्फेट ग्रुप जो है रिमूव हो रहे हैं। एक मालिक्यूल से एक फास्फेट ग्रुप हुआ रिमूव हुआ तो 6 में से 6 फास्फेट रिमूव होंगे और इस एक्टिविटी के नतीजे में जो नया कंपाउंड बना वो ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट बना है। बेटा पीछे जो 1,3 बिस फास्फोग्लाइसरेट थे ये कितने मौजूद हैं? ये 6 है ना। इन्हीं 6 में से इन्हीं 6 में हाइड्रोजन ऐड हुए, इन्हीं 6 में से P निकले हैं तो 6 ही। तो इन 6 1,3 बिस फास्फोग्लाइसरेट से जो ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट बन रहे हैं वो भी तो 6 ही बनेंगे। पीछे 6 है तो आगे भी 6 ही रहेंगे। तो अल्टीमेटली रिडक्शन का जो सेकंड फेज है इसमें 6 ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बनते हैं। ये रहा सेकंड फेज, द फेज ऑफ रिडक्शन। तो नोट्स में जाके देखिए बेटा यही कुछ लिखा है। तो टोटल 6 मॉलिक्यूल्स बनेंगे किसके? G3P। और टोटल 6 बन रहे हैं तो टोटल कार्बन कितने हुए? एक G3P में 3 कार्बन है तो बन कितने रहे हैं? 6। तो 6 इंटू 3 करें तो कितना हुआ बेटा? 18। तो ब्रैकेट में यही लिखा है कंटेनिंग 18 कार्बन इन ऑल। बेटा ये जो 6 G3P बने हैं ना इन 6 में से सिर्फ एक मॉलिक्यूल साइकिल से निकल जाएगा और वही एक मॉलिक्यूल बाद में ग्लूकोज बनाने में यूज़ होगा। ये देखें ना यहाँ पे ये 6 बन रहे हैं, ये एरो लगा के मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, चलें हाईलाइट भी कर देता हूँ। ये 6 G3P बने, इन 6 G3P में से सिर्फ एक G3P बाहर गया है। यहाँ पे ये 1 लिखा हुआ है, अगर आप गौर करें ये रहा 1। तो 6 में से सिर्फ एक 1 गया है, पीछे कितने बच गए बेटा? पीछे 5 बच गए। तो ये देखें आगे भी G3P लिखा हुआ और उसके साथ 5 नंबर मौजूद है। 5 इसलिए है कि यहाँ पे 6 बने थे, एक माइनस हो गया, साइकिल से बाहर निकल गया तो पीछे कितने बच गए? 5 G3P बच गए। अब ये 5 G3P अगला जो फेज़ है थर्ड फेज़ उसमें इस्तेमाल होंगे। द थर्ड फेज़ रीजनरेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है। तो ये जो एक G3P अलग हुआ ना बेटा साइकिल से निकला, इसी एक G3P को यूज़ करते हुए प्लांट जो है वो ग्लूकोज बनाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे एक G3P से ग्लूकोज कैसे बनेगा? तो कार्बन साइकिल कौन सा एक बार चलना है, एक बार कार्बन साइकिल चला एक G3P बना, फिर कार्बन साइकिल चला फिर एक G3P बना। तो कई दफ़ा कार्बन साइकिल चलेगा, कई दफ़ा G3P बनेंगे तो बहुत सारे G3P हैं, उनको जोड़ के बहुत सारे ग्लूकोज बनाए जाएंगे, उससे सुक्रोज बनाया जा सकता है, उनको जोड़ के ग्लूकोज वगैरह को स्टार्च बना सकते हो, बाकी कार्बोहाइड्रेट्स जितने बनाने हैं वो बनाए जा सकते हैं। और इसके अलावा बाकी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनका भी सिंथेसिस यहीं से पॉसिबल होता है। तो एक जो निकल गया कार्बन कैल्विन साइकिल से उसकी किस्मत में तो ये है कि उसने बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ग्लूकोज सुक्रोज वगैरह सिंथेसिस में इस्तेमाल हो जाना है। पीछे बच के 5। तो अदर 5 जो मॉलिक्यूल्स हैं G3P के उनको रिसाइकिल किया जाता है, उनको इस्तेमाल करके जो 5 कार्बन राइबोलोज बिसफास्फेट था जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर था उसको बनाया जाएगा। अब आप रिकॉल करें स्टार्ट में तो कितने इस्तेमाल हुए थे राइबोलोज बिसफास्फेट? इस्तेमाल कितने हुए थे? तो ये देखें 3 लिखा हुआ है ना। 3 कार्बन के लिए हमने स्टार्ट में बात की ना कि 3 कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल में इंटर होंगे रिक्वायर्ड है, उनके लिए 3 ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर चाहिए। तो कैल्विन साइकिल में 3 राइबोलोज बिसफास्फेट इस्तेमाल हुए हैं। तो रीसाइकलिंग के बाद बनेंगे कितने? रीसाइकलिंग में बनेंगे भी तो 3 ना, जितने इस्तेमाल हुए उतनों को ही वापस रीजनरेट किया जाएगा, उनको वापस हासिल किया जाएगा। 3 यूज हुए 3 वापस बनेंगे। तो चले अगले फेज की बात करते हैं। थर्ड फेज है रीजनरेशन ऑफ राइबोलोज बिसफास्फेट द कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर। इसके भी 2 हिस्से हमने कर दिए हैं कि ये रीजनरेशन 2 पार्ट्स में होगी। सबसे पहला पार्ट है बेटा फॉर्मेशन ऑफ 5 कार्बन RUP, RU राइबोलोज के लिए, P फास्फेट के लिए। इसका मतलब ये है कि ये जो 3 कार्बन कंपाउंड्स हैं ना, चले मैं साथ पे यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। ये एक है,
ये एक और कार्बन, ये एक और कार्बन, ये आ गया एक G3P। ये एक यहाँ पे बनाया है, ऐसे हमारे पास कितने बच गए थे 5, क्योंकि एक तो चला गया ना, साइकिल से बाहर निकल गया, पीछे बच गए थे 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनसे बनने क्या वाला है, इनसे बनने वाला बेटा है 5 कार्बन वाला एक कंपाउंड जिसका नाम है राइबोलोज। ये देखिए 3 कार्बन हो गए, ये 4 और ये 5। यहाँ पे ये जो कार्बन है ना थर्ड, इसके साथ एक फास्फेट लगा होता है, और यहाँ पे कार्बन नंबर 5 के साथ वही फास्फेट यहाँ पे भी मौजूद होगा। तो ये बेटा एक और कंपाउंड बन गया। इस कंपाउंड में मौजूद हैं कितने कार्बन, 5 कार्बन। ये 5 कार्बन कंपाउंड है। अब ये 5 कार्बन कंपाउंड बन कितने रहे हैं, ये 3 बन रहे हैं बेटा, 3 बन रहे हैं। अब 5 इस्तेमाल हुए, 5 कौन इस्तेमाल हुआ, G3P। जो G3P बच गए थे ना, 5 G3P बच गए थे, उनको रिसाइकल किया जाएगा टू मेक ये 5 कार्बन कंपाउंड। इसका नाम है राइबोलोज, राइबोलोज RU। चूँकि इसके कार्बन नंबर 5 के ऊपर फास्फेट लगा है तो साथ P लग जाएगा, राइबोलोज फास्फेट। ऐसे कितने बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं। साइकिल में मैं अभी आपको दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले अगला स्टेप नोट्स में ये देख ले क्या पॉइंट लिखा है जो मैंने अभी साइड पे बना के दिखाया। कम्प्लेक्स ट्रीज ऑफ रिएक्शंस होगी, यानी कई एक रिएक्शंस होंगे। उसके बाद ये 5 मालिक्यूल्स हैं G3P के, ये ऊपर G3P के कितने मालिक्यूल्स यूज हुए, 5। इनको इस्तेमाल करते हुए, इनको रीअरेंज करते हुए, रिसाइकल करते हुए 5 कार्बन कंपाउंड बनेगा, कौन सा, राइबोलोज फास्फेट RUP। और कितने बनेंगे, ये 3 बनेंगे, 3 से 7 मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट फेज क्या है बच्चों, नेक्स्ट फेज ये है कि ये जो RUP बना ना, इसमें अब B लाना है, क्योंकि टारगेट क्या है, RUBP, बिस फास्फेट। यानी इसमें एक फास्फेट लगा ना यहाँ पे, तो हमें इसके कार्बन नंबर 1 के ऊपर भी एक फास्फेट लगाना है। जैसे ही इसके कार्बन नंबर 1 पे एक और फास्फेट लग जाएगा तो ये बन जाएगा राइबोलोज बिस फास्फेट, वही हमारा टारगेट होगा। तब ये जो इसके कार्बन नंबर 1 के ऊपर बच्चों फास्फेट लगाना है, ये फास्फेट कहाँ से आएगा, ATP से आएगा। तो हमें ATP चाहिए, ATP से ये फास्फेट और कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच होगा। अच्छा, ये जो राइबोलोज फास्फेट बन रहे हैं, ये कितने हैं, नंबर क्या है इनका, बेटा 3 है ना। तो एक मालिक्यूल के लिए एक फास्फेट ग्रुप, तो 3 मालिक्यूल्स के लिए कितने फास्फेट ग्रुप चाहिए, 3। एक ATP से एक फास्फेट आएगा, तो 3 फास्फेट के लिए फिर हमें 3 ATP चाहिए। तो 3 ATP मालिक्यूल से 3 फास्फेट ग्रुप्स, 3 फास्फेट ग्रुप्स इन 3 मालिक्यूल्स के साथ जुड़ेंगे, एक मालिक्यूल के साथ दूसरा, दूसरे तीसरा, तीसरे के साथ कार्बन नंबर 1 पे, तो ये बन जाएगा राइबोलोज बिस फास्फेट, वही हमारा टारगेट है। तो जो सेकंड फेज है वो फास्फोरिलेशन ऑफ RUP है। फास्फोरिलेशन का मतलब है फास्फेट ग्रुप अटैच करना, और अभी मैंने साइड पे ये आपको बताया फास्फेट ग्रुप अटैच करने का, नोट्स में भी यही कुछ लिखा है। तो ये जो राइबोलोज फास्फेट है, इसकी फर्दर फास्फोरिलेशन होती है और ये बन जाता है राइबोलोज बिस फास्फेट में। इसके लिए 3 ATP जो हैं वो यूज़ होंगे इस फास्फोरिलेशन के लिए फॉर द 3 RUP मालिक्यूल्स। 3 जो मालिक्यूल्स हैं RUP के, वो रिएक्ट करेंगे 3 मालिक्यूल्स ऑफ ATP के साथ, और एक फास्फेट ग्रुप एक ATP से वो ट्रांसफ़र होगा हर एक RUP के साथ। तो इस तरह से अल्टीमेटली जो RUP हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे RUBP, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है। और ये जब बन गया तो कार्बन जो कैल्विन साइकिल है उसमें ये दोबारा पार्टिसिपेट कर सकता है। जैसे मैंने आपको ये साइड पे इन फास्फेट ग्रुप की अटैचमेंट समझा दी, नीचे यही चीज़ इक्वेशन में लिखी है बेटा। ये G3P हैं कितने, 5, इनको रीअरेंज करके यहाँ राइबोलोज बनाया गया। ये राइबोलोज, इसके कार्बन नंबर 5 पे फास्फेट था तो राइबोलोज फास्फेट, फिर इसके कार्बन नंबर 1 पे फास्फेट लगाना है तो हमें ATP चाहिए। ATP कितने चाहिए, 3 चाहिए, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे जो राइबोलोज बनाने हैं, राइबोलोज बिस फास्फेट बनाने हैं, वो 3 हैं, तो लिहाजा वो 3 बन रहे हैं, इसलिए हमें 3 ATP चाहिए ताकि 3 फास्फेट आएँ और इन कार्बन नंबर 1 के ऊपर वो अटैच हो सकें। एक मालिक्यूल के एक फास्फेट, दूसरा दूसरे के लिए तीसरा, तीसरे के लिए अल्टीमेटली 3 राइबोलोज बिस फास्फेट बन जाएंगे जो स्टार्ट में इस्तेमाल हुए थे। ये साइकिल
3 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 3 राइबोलोज इस्तेमाल हुए थे, तो उनकी रीजनरेशन हो गई। ये देखें 5G3P, ये रीअरेंज होंगे, रिसाइकल होंगे, 3 ATP यहाँ पे इस्तेमाल होंगे और 3 ATP के इस्तेमाल से ये रिसाइकल होगा, रीजनरेट होकर राइबोलोज बिस्फास्फेट 3 मॉलिक्यूल्स वापस मिल जाएंगे। आई होप कि पूरा कैल्विन साइकिल आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट में ये डायग्राम तो मैं साथ साथ एक्सप्लेन करता आ रहा हूँ। नेक्स्ट बेटा एनर्जी बजट ऑफ कैल्विन साइकिल। बेटा एक बार जब कैल्विन साइकिल चला तो 6G3P बने। 6G3P में से 5 तो उसी साइकिल में इस्तेमाल हो जाते हैं। तो असल में एक बार कैल्विन साइकिल से के चलने से G3P का एक ही मालिक्यूल बनता है। अब इस एक G3P के लिए 3 मालिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यूज होते हैं, 6 मालिक्यूल्स ऑफ NADPH यूज होते हैं जो कि रिड्यूस करने के लिए, रिडक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो रिड्यूसिंग पावर वो प्रोवाइड कर रहे हैं। और 9 मालिक्यूल्स जो हैं वो ATP के यूज होते हैं और ये सिमुलेटिंग पावर है, केमिकल एनर्जी भी ये प्रोवाइड करी और साथ ही फास्फेट ग्रुप भी ATP से हमें मिल रहे हैं। 9 ATP के मालिक्यूल्स यूज़ हो रहे हैं, तो 6 मालिक्यूल्स यहाँ पे स्टेप 2 में यूज़ हो रहे हैं और 3 मालिक्यूल्स यहाँ पे स्टेप 3 में यूज़ हो रहे हैं रीजनरेशन में। तो टोटल जो है वो 9 ATP के मालिक्यूल्स यूज़ हुए। बन क्या रहा है बेटा? बन रहा है एक G3P। वो जो एक G3P बना है ना, उस एक G3P फिर कार्बन कैल्विन साइकिल चला, एक और G3P, तो 2 G3P मालिक्यूल्स को मिला के बेटा एक ग्लूकोज का मालिक्यूल बनेगा। तो एक ग्लूकोज मालिक्यूल बनाने के लिए 2 मालिक्यूल्स ऑफ G3P यूज होंगे। और ओवल आर अगर आप कैल्विन साइकिल को रिप्रेजेंट करें, एक इक्वेशन लिखना चाहें तो फिर हम यूँ लिख सकते हैं कि 3 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 NADPH, 9 ATP बन क्या रहा है, एक G3P, 3 मालिक्यूल्स ऑफ वाटर। और यहाँ पे देखें 9 ATP है ना, 9 ATP से 9 फास्फेट इस्तेमाल हो गए, अलग हो गए, पीछे 9 ADP बच गए तो हो गया। इसी तरह से 6 NADPH है बेटा, तो इसमें से H अलग हो गए तो 6 NADP प्लस पीछे अलग रह गए। लास्ट के ऊपर फेट ऑफ एटम्स इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल्स में देखें बेटा तो 2 रॉ मटेरियल्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और प्रोडक्ट्स में देखें तो प्रोडक्ट्स जो हैं वो 3 हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ऑक्सीजन। वाटर जो है वो रिएक्टेंट्स में भी है, प्रोडक्ट्स में भी अपेयर होता है। अब ज़रा देखें कार्बन डाइऑक्साइड में 2 एटम्स मौजूद हैं, कार्बन और ऑक्सीजन का। तो कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन है वो तो आ गया बेटा ग्लूकोज में, वो कार्बन और कहीं नहीं जाता। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन ग्लूकोज में भी आपको नज़र आ रहा है, वो ऑक्सीजन आपको जो वाटर है उसमें भी नज़र आ रहा है। फिर देखें कि जो वाटर है बेटा इसमें जो रिएक्टेंट के तौर पे यूज़ हो रहा, उस वाटर में मौजूद है हाइड्रोजन। इन हाइड्रोजन के भी 2 यूजेस हैं, ये हाइड्रोजन 2 जगह पे इस्तेमाल हो रहा है। एक तो हाइड्रोजन ये ग्लूकोज बनाने में इस्तेमाल हो गया, फिर ये हाइड्रोजन वाटर में भी आपको नज़र आ रहा है। लेकिन वाटर का जो ऑक्सीजन है ना बेटा, वो वाटर का ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ मालिक्यूलर ऑक्सीजन बनाने में इस्तेमाल होता है। ये मालिक्यूलर ऑक्सीजन जो है उस स्टोमेटा से बाहर एयर में आ जाती है और फिर इसको ऑर्गेनिजम्स एरोबिक रेस्पिरेशन में इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। आई होप कि कैल्विन साइकिल आपको समझ आया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कर दें, फ्रेंड्स और फेलोज़ के साथ लाजमी शेयर करें, क्योंकि जितनी गुडनेस आप स्प्रेड करते हैं उतनी गुडनेस लौट कर आप तक आती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।